रेगिस्तान की तपती हवा में जंग खाए विशाल जहाज, जहां कभी लहरें नृत्य करती थीं, आज वहां है मौत का सन्नाटा। एक ऐसा सागर जिसने लाखों को जीवन दिया और फिर अचानक इंसानी लालच ने उसे निगल लिया। अगर आज आप कुछ सेकंड के लिए भी इस सूखे समुद्र में खड़े हो जाएं, तो कैंसर जैसा जानलेवा जार आपके शरीर में घुस जाएगा। अगर आप इस समुद्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आज इस समुद्र में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? आज हम खोलेंगे मध्य एशिया के हृदय में छुपा वो रहस्य, 20,000 साल पुराना अर्ल सागर की मृत्यु का सच। 20,000 साल पुराना अर्ल सागर मध्य एशिया की दो महान नदियों अमू दरिया और सिर दरिया के जल से जन्मा था। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फैला यह सागर कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल सागर था। इसकी गहराई, संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्य ने इसे इस क्षेत्र का जीवन स्रोत बनाया। यहाँ मछलियां पनपती थीं, नौसेना तैनात थी और व्यापार के जहाज लगातार आते जाते थे। रेगिस्तान के बीच यह सागर एक चमत्कार था, लाखों लोगों का भोजन, रोजगार और आसरा। लेकिन इस शांत जल के भीतर छुपा था भविष्य का एक भयंकर संकट। 1800 के दशक में मध्य एशिया कई खानातों के नियंत्रण में था, जिनमें सबसे शक्तिशाली था खिवा खानात। यह क्षेत्र कैस्पियन से अरल तक जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर हावी था। रूस के व्यापारियों और दूतों पर बार बार हमले होते थे। उन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। राजनीतिक और आर्थिक रूप से यह रूस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। रूसी साम्राज्य ने फैसला किया, अरल सागर तक पहुंचने का मतलब है पूरे मध्य एशिया पर नियंत्रण। लेकिन अरल सागर तक कोई समुद्री मार्ग नहीं था। यह पूरी तरह लैंडलॉक्ड था, रेगिस्तान से घिरा हुआ। फिर भी रूस पीछे नहीं हटा। 1847 में रूस ने सिर दारिया नदी के मुहाने पर रायम सैन्य चौकी बनाई। इसके बाद उन्होंने एक असंभव लगने वाला काम किया। विशाल युद्धपोतों को हिस्सों में तोड़ा गया, ऊंटों पर लादकर रेगिस्तान के रास्ते अरल तक पहुंचाया गया। रेत के तूफान, तापमान का उतार चढ़ाव और 100 किलोमीटर लंबा कठिन सफर, इन सब के बाद जहाजों को अरल किनारे पर फिर से जोड़कर पानी में उतारा गया। पहला जहाज निकोलाई, फिर मिखाइल और 1848 में सबसे बड़ा कॉन्स्टेंटाइन। ये जहाज सिर्फ लोहा नहीं थे, ये रूस की रणनीति, उसकी महत्वाकांक्षा और भविष्य की भू राजनीति का संकेत थे। यही वह क्षण था जब अरल सागर पर रूस की पकड़ की कहानी शुरू हुई। एक ऐसी पकड़ जिसने आगे चलकर एक प्राकृतिक चमत्कार को मौत के किनारे ला खड़ा किया। 1917 की क्रांति के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन आया और जन्म हुआ सोवियत यूनियन का। नए शासन के नेता जोसेफ स्टालिन ने देश को तेजी से औद्योगिक और कृषि महाशक्ति बनाने का विशाल सपना देखा। उसी समय वैश्विक बाजार में एक फसल की मांग तेजी से बढ़ रही थी, कॉटन, जिसे उस दौर में व्हाइट गोल्ड कहा जाता था। स्टालिन के सामने विकल्प स्पष्ट था। अगर सोवियत यूनियन के लिए धन और शक्ति चाहिए तो कपास उत्पादन बढ़ाना होगा। लेकिन समस्या थी मध्य एशिया के रेगिस्तान। यहां मिट्टी तो थी पर पानी नहीं। स्टालिन और उनके इंजीनियरों ने एक साहसिक परंतु विनाशकारी योजना बनाई। अमू दरिया और सिर दरिया जैसी विशाल नदियों का पानी मोड़कर पूरा क्षेत्र कपास के खेतों में बदल दिया जाए। यहां से शुरू हुआ इतिहास की सबसे बड़ी जल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक। सरकार ने आदेश जारी की, बांध बनाओ, नहरें खोदो, नदी की दिशा बदलो, हर कीमत पर कपास उगाओ। पूरा सोवियत तंत्र इस मिशन पर लग गया। इन्हीं निर्णयों ने अरल सागर के भाग्य की दिशा बदल दी।
अर्ल को जीवित रखने वाली दोनों नदियां अब अपने पानी को खेतों में खोने लगीं। उस समय किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी वैज्ञानिक, किसी किसान ने यह नहीं सोचा कि नदियों पर इस दबाव का परिणाम कैसा होगा। सोवियत नेतृत्व को सिर्फ कपास चाहिए था, किसी भी कीमत पर। अर्ल सागर की मौत का बीज यहीं बोया गया था। 1960 का दशक मध्य एशिया के लिए एक निर्णायक मोड़ था। सोवियत इंजीनियरों ने रिकॉर्ड समय में विशाल नहरों और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया। इनमें से सबसे प्रमुख थे काराकुम कैनाल, कारसी कैनाल, फरगाना कैनाल, दर्जनों छोटे बड़े बांध और जल वितरण नेटवर्क। इन परियोजनाओं का उद्देश्य था दोनों नदियों का पानी खेतों तक पहुंचना, अर्ल सागर तक नहीं। यह वही ऐतिहासिक गलती थी जो आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे भयावह पारिस्थितिक आपदाओं में बदल गई। 1961 से अर्ल सागर का स्तर गिरना शुरू हुआ। पहले 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, फिर 50 सेंटीमीटर और 1980 तक यह गिरावट प्रति वर्ष 1 मीटर पर पहुंच गई। जहां कभी लहरें उठती थीं, वहां दरारें पड़ने लगीं। सागर का किनारा पीछे हटता गया। 80 से 100 किलोमीटर तक मछलियां मरने लगीं। नमक की सांद्रता कई गुना बढ़ गई। लोगों को लगा यह अस्थायी समस्या है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, अगर नदियों का प्रवाह ऐसे ही घटता रहा तो अर्ल सागर मर जाएगा। सोवियत सरकार ने चेतावनियों को अनदेखा किया। उन्हें हजारों किलो कपास का लक्ष्य चाहिए था, न कि पर्यावरण का संतुलन। यह निर्णय सिर्फ एक गलती नहीं था, यह एक सागर के लिए मौत की सजा था। 1970 के दशक तक अर्ल सागर की तबाही स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जहां कभी नौकाएं आसानी से चलती थीं, वहां अब रेत के टीले बन चुके थे। पोर्ट शहर मुनियाक, अराबे, कजाली सब सूख चुके किनारों के कारण समुद्र से कट गए। सागर की नमक संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम नमक होता था, लेकिन जल सूखने के बाद यह बढ़कर 376 ग्राम प्रति लीटर हो गया, जो किसी भी समुद्री जीव के लिए जानलेवा है। नतीजा, हजारों टन मछली उद्योग रातों रात खत्म, कारखाने बंद, मछुआरे बेरोजगार, बंदरगाह शहर भूतिया नगर बन गए। सामाजिक त्रासदी भी गहराती गई। लोगों ने अपने बच्चों को पोषण देने के लिए कभी समृद्ध रहे समुद्री इलाकों को छोड़कर दूर दराज गांवों और शहरों का रुख किया। वैज्ञानिकों के अनुसार 1960 से 1998 के बीच अर्ल सागर 60% सिकुड़ चुका था। सड़कों पर खड़ी मछली पकड़ने वाली नावें अब रेत पर हमेशा के लिए जमी थीं। जहाजों की हड्डियां उभर आई थीं, मानो समुद्र का कंकाल रेगिस्तान में दफन हो गया हो। यह सिर्फ पर्यावरण का विनाश नहीं था, यह मानव जीवन पर सीधा प्रहार था। एक सागर जिसने हजारों साल लोगों को पाला, वही अब उनकी बर्बादी का प्रतीक बन चुका था। अर्ल सागर के सूखने के बाद पर्यावरणीय तबाही एक नए चरण में प्रवेश कर गई। जहरीली हवा का जन्म, कपास की खेती के लिए दशकों तक डीडीटी, फॉस्फेट, अमोनिया और सैकड़ों विषैले कीटनाशकों का उपयोग किया गया था। ये रसायन पहले नदियों में घुले, फिर अर्ल सागर में जमा होते गए। जब सागर सूख गया तो ये जहरीले तत्व बारीक धूल बन गए और हर हवा के झोंके के साथ लोगों की सांसों में उतरने लगे। हर बवंडर एक जहरीली गैस का बादल बनकर गांवों और शहरों पर गिरने लगता। इस प्रदूषण के परिणाम भयावह थे। श्वास रोगों में तेज वृद्धि, किडनी और लिवर फेल्योर, चर्म रोग, जन्मजात विकृतियां, कैंसर के मामलों में विस्फोटक बढ़ोतरी। डॉक्टरों के अनुसार यहां एक सांस लेने का मतलब है शरीर में जर भरना। बच्चों की मृत्यु दर बढ़ गई। महिलाओं में जटिल गर्भधारण की समस्याएं उभरने लगीं। 5 मिलियन से अधिक लोग सीधे प्रभावित हुए। धूल के तूफानों में नमक और कीटनाशक मिल जाते थे।
जो खेतों की उर्वरता को भी खत्म कर देते थे। इससे खेती उत्पादन 30% तक गिरा। यह पर्यावरणीय आपदा अब एक पूर्ण मानवीय संकट में बदल गई थी। अरल सागर के बीच स्थित था एक रहस्यमय द्वीप वोजरोजदेनिया, जिसका अर्थ था पुनर्जन्म। लेकिन यह पुनर्जन्म नहीं, मृत्यु का जन्म स्थल था। 1950 से 1980 के दौरान यह द्वीप सोवियत यूनियन के सबसे गुप्त और खतरनाक प्रयोगों का केंद्र बना। यहां विकसित और परीक्षण किए गए एंथ्रैक्स, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ट्यूलरेमिया जैसे घातक बायोलॉजिकल हथियार हजारों जानवरों पर प्रयोग किए गए। द्वीप पर बने प्रयोगशालाएं पूरी तरह गोपनीय थीं। सैकड़ों वैज्ञानिक यहां काम करते थे, पर उनकी गतिविधियों के बारे में जनता को कुछ पता नहीं था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और यह क्षेत्र पूरी तरह छोड़ दिया गया। लेकिन खतरा वहीं बना रहा। जब अरल सागर सूख गया तो यह द्वीप नहीं रहा, यह जमीन के साथ जुड़ गया। अब कोई भी पैदल या वाहन से इस खतरनाक क्षेत्र में पहुंच सकता था। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, यहां की मिट्टी में एंथ्रैक्स स्पोर्स आज भी सक्रिय हो सकते हैं। ये 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं और हवा में फैल सकते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ के चूहों में प्लेग के लक्षण पाए गए। यह संभावित महामारी का संकेत था। आज यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक परित्यक्त बायो हथियार जोन माना जाता है। अरल सागर एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह था। गर्मी में ठंडक, सर्दी में गर्माहट, उसकी विशाल जलराशि मौसम को संतुलित रखती थी। लेकिन जैसे ही यह सागर गायब हुआ, पूरे क्षेत्र का मौसम चरम रूप लेने लगा। अब गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यह -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसा तापमान पहले कभी नहीं देखा गया था। हवा में उड़ने वाली नमकीन धूल बर्फ जमने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। ठंड के दिनों में नमक मिले बर्फ के टुकड़े कृषि भूमि को और ज्यादा बंजर बना देते हैं। वर्षा कम हो गई है। पहले जहां बादल नदियों और सागर से नमी लेकर बारिश करते थे, अब वह स्रोत सूख चुके हैं। धूल भरे तूफानों की संख्या दोगुनी हो गई। इन तूफानों में कीटनाशक, नमक और बारीक मिट्टी मिलकर एक जहरीला गुब्बार बनाती है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। पड़ोसी देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहां तक कि ईरान ने भी इस धूल से प्रभावित होने की शिकायत की। कृषि उत्पादन 20 से 30% तक गिर गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जलवायु वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, यदि पर्यावरणीय हस्तक्षेप नहीं रोका गया तो मध्य एशिया एक नए मरुस्थल में बदल जाएगा। अरल सागर की मृत्यु ने एक पूरे क्षेत्र का मौसम बदल दिया। लंबे समय तक दुनिया ने अरल सागर को खो देने की बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ लोगों ने हार नहीं मानी। कजाकिस्तान सरकार और विश्व बैंक ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। उत्तर अरल सागर को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए बनाया गया कोक अराल डैम, जो अमू दरिया के प्रवाह को मोड़कर फिर से सागर की ओर भेजने लगा। इस परियोजना का परिणाम चमत्कारिक था। सिर्फ 1 साल के भीतर 2006 में उत्तर अरल सागर में जल स्तर तेजी से बढ़ा। मछलियों की संख्या लौटने लगी। स्थानीय लोग फिर से नौकाएं चलाने लगे और दशकों बाद पहली बार लहरें पुराने मुनियाक पोर्ट के करीब दिखाई दी। वर्ष 2015 की भारी बर्फबारी से दक्षिणी हिस्से में भी कुछ जल स्तर सुधार देखा गया। गांवों में फिर से सर्द हवा में नमी का एहसास होने लगा, जो वर्षों से गायब था। 2025 की रिपोर्ट कहती है उत्तर अरल में पानी का स्तर 42% बढ़ चुका है। यह पर्यावरण विज्ञान की दुनिया की सबसे सफल पुनर्जीवन परियोजनाओं में से एक है। लोगों में उम्मीद वापस आई है। पर्यटन धीरे धीरे बढ़ रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अरल सागर को दोबारा जीवित करने की लड़ाई में
शामिल हो चुका है। दोस्तों, अरल सागर की यह कहानी हमें एक सच्चाई बताती है। अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो प्रकृति हमें छोड़ देगी और उस दिन बचने की कोई जगह नहीं बचेगी। अगर यह डॉक्यूमेंट्री आपको ज्ञान, भावनाएं और चेतावनी तीनों दे पाई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक से ऐसे महत्वपूर्ण विषय और भी लोगों तक पहुंचते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सच और एक नई खोज के साथ।